हाय बच्चों, फिर से हम लोग हाजिर हैं सेट नंबर 14 को लेकर के आपके सामने। और इस सेट में मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए, पूरे सेट को देखिए और साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी कीजिए, तब मजा आएगा। और जब तक आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल नहीं करेंगे तो आपकी सफलता को जो ऊंचाई मैं देना चाहता हूं वो ऊंचाई दे पाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो बच्चे खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और मेरे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का हल आप खूब अच्छे तरीके से कीजिए, तभी जाकर के मैं और मेरी टीम जो है, रुक्मिणी पब्लिकेशन जो है प्लेटफॉर्म, जो इंस्टीट्यूट है, तभी सफल हो पाएगा। तो बच्चे जुड़े रहिए और जुड़िए 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 और खूब मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 13 के प्रश्नों पर। और ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। पहला नंबर, कौन सी सही कथन है? देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी सही कथन है, यानी कौन सा आपको जो ये है वो आपका सही है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सी सही कथन है? अर्ध आयु काल ताप पर निर्भर करता है। गलत बात है। ये रेडियो सक्रिय विकिरण के बारे में सारी बातें हैं। और सबसे पहले अर्ध आयु मतलब औसत आयु, टी एवरेज बराबर होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो यह केवल विखंडन नियतांक पर निर्भर करता है, यह ताप से स्वतंत्र रखता है। किस पर निर्भर करेगा? विखंडन नियतांक पर निर्भर करता है, यह ताप से स्वतंत्र रहता है। मेरी बात को समझिएगा कि अर्ध आयु जो होता है वह केवल और केवल विखंडन नियतांक पर निर्भर करेगा और यह आपको स्वतंत्र रहता है। किससे? ताप से। तो यह कथन आपको सही नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए कि बीटा कण परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। भाई साहब, अल्फा, बीटा और गामा तीनों परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। याद रखिएगा, कभी भी यह मत समझिएगा कि बीटा में बार बार आपको इलेक्ट्रॉन्स बताता हूं तो यह वाय कक्षा का इलेक्ट्रॉन्स है। यह हमेशा कहां से निकलेगा? अल्फा, बीटा और गामा कहां से निकलेगा? नाभिक से निकलेगा। क्यों नाभिक से निकलेगा? ऐसा क्या हो गया कि नाभिक से निकलेगा? तो नाभिक से निकलता है, पहले इसको देख लीजिए। नाभिक से क्यों निकलेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। नाभिक से निकलता है। क्यों नाभिक से निकलता है भाई? तो नाभिक से इसीलिए निकलता है कि अस्थायी नाभिक का N/P ग्रेटर देन 1 to 1.5, ये इसको बोलते हैं अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक का गुण होता है कौन? रेडियो सक्रियता। अस्थायी नाभिक ये हो गया और इसी का गुण है रेडियो सक्रियता। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो अस्थायी नाभिक का है। और जब अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करता है तो उस प्रक्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अतः आपका क्या है? बीटा, अल्फा, बीटा, गामा तीनों जो है कहां से निकलेगा? तो परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। यह आपका सही है। अल्फा किरण की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। मैंने ठीक है पिछले सेट में बताया था आपको कि देखिए अल्फा किरण जो है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है सबसे अधिक होगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद क्या होगा? गामा होगा। फिर मैंने आपको पेनिट्रेटिंग पावर बताया था कि सबसे अधिक गामा का, यानी वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा का, उसके बाद किसका? तो गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। फिर मैंने आयनन क्षमता बताया था, आयनेशन पावर, यह सबसे अधिक किसका? तो यह अल्फा का और उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। यहां मैं बार बार रिपीट करता हूं कि बच्चे ध्यान में रखिए कि कौन सी ठीक है रेडियो सक्रिय विकिरण को आपको हवा की मोटी परत रोक लेती है तो अल्फा किरण को। याद रखिएगा, गामा किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। नहीं भाई, नहीं होगा विक्षेपित, तो यह भी गलत हो गया आपको। देखिए गामा किरण चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, गलत बात है, क्योंकि आवेशित कण अल्फा, बीटा ये केवल आपको चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होंगे। गामा किरण विक्षेपित नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, क्षेत्र से विक्षेपित होगा। गामा किरण आपका विक्षेपित नहीं होगा। क्यों नहीं विक्षेपित होगा? क्योंकि गामा किरण उदासीन होता है और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और मैं बार बार बच्चे आपसे बताता हूं कि जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा और उसका आवेश जो है शून्य होगा। और वो क्या होगा? आवेश शून्य हो गया, न्यूट्रल हो गया। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी आवेशहीन होते हैं, सबका वेग प्रकाश के वेग के क्या
होगा, बराबर होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो गया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्धआयु काल ताप पर निर्भर नहीं करता है। बीटा कण परमाणु के नाभिक से निकलता, अल्फा बीटा तीनों निकलेगा नाभिक से। अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम सबसे अधिक होता है। गामा किरण चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, केवल अल्फा और बीटा होता है। और मैंने यह भी बताया यहां से क्या क्या सीखे आप लोग कि N/P ग्रेटर देन 1 to 1.5 होगा, तो ऐसे नाभिक को अस्थायी नाभिक कहते हैं। और अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है, तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि अर्धआयु T½ बराबर 0.693 बटा लैम्ब्डा होगा। और यह लैम्ब्डा जो है विखंडन नियतांक है, तो अर्धआयु विखंडन नियतांक पर निर्भर करता है, यह ताप से स्वतंत्र रहता है। तो चलिए बच्चे, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए मेरी बात को समझिए, सेम चीज हमने यहां भी लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्या हो गया, तो ये है ट्रांसफार्मर। क्या है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने होते हैं, क्योंकि ताम्र क्षति क्या होगा कि बने हो तो ताम्र क्षति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्या होगा, ताम्र क्षति बढ़ेगी। यहां देखिएगा कॉपर, जो कॉपर लॉस जो होता है उसका मान बढ़ जाएगा। और कॉपर लॉस का मान ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या लॉस होता है। पहले एक तरफ से बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर ये जो है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण। अगर अन्योन प्रेरण ऑप्शन में नहीं है तो स्वप्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर निर्भर करता है, अन्योन प्रेरण पर। अगर अन्योन प्रेरण नहीं है ऑप्शन में तो याद रखिए हम लोग मारेंगे, क्या मारेंगे, स्वप्रेरण। और स्वप्रेरण भी अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्वप्रेरण भी अगर नहीं है तब मारिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, अन्योन प्रेरण पर कार्य करेगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, यह विभव के मान को बढ़ा देता है या धारा के मान को घटा देता है, या विभव के मान को घटा देता है, धारा के मान को क्या करेगा, बढ़ा देगा। याद रखिएगा ये दोनों कार्य करेगा। तो यह विभव के मान को बढ़ाता है, धारा के मान को घटाता है, विभव के मान को घटाएगा, धारा के मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो याद रखिएगा कि यह विभव को परिवर्तित करता है, ठीक है, विभव को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। और ये देखिए इसमें दो कॉइल लगे होते हैं, क्या होते हैं, दो कॉइल लगे होते हैं। मेरी बात को समझिएगा जरा, कितने कॉइल लगे होते हैं, दो कॉइल लगे होते हैं। और देखिए यहां पर यदि ट्रांसफार्मर का कॉइल मोटे तार के बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यदि ट्रांसफार्मर का कॉइल मोटे तार के बनाए जाते हैं तो ताम्र क्षति बढ़ेगी। और ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर या ठीक है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में क्षति कितनी होगी, सबसे पहले हीटिंग, ठीक है, हीटिंग के कारण लॉस होगा, किसके कारण, उष्मा के कारण लॉस होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण वो क्या होगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, आपका पोटेंशियल लॉस होगा। यहां देखिए फ्लक्स क्षरण होगा, तो लीक करेगा फ्लक्स, जिसके कारण फ्लक्स क्षरण क्या होगा, क्योंकि दो कॉइल है, कितने कॉइल है, दो कॉइल है, एक प्राइमरी और प्राइमरी कॉइल है, दूसरा क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल होता है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका फ्लक्स का क्षरण हो जाएगा। अब देखिए भंवर धाराओं के का क्षरण, आपको पता होगा कि जब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या कोई भी आपका प्लेट है जो धातु के बने होते हैं उसको अगर हम क्या करते हैं कि घुमाते हैं किसमें, तो उच्च मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगा, उसमें विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होती है जिसको भंवर धाराएं कहते हैं। यदि पटलित क्रोड रहे तो आपको भंवर धाराओं यानी एडी करंट का लॉस कम हो जाएगा। फिर देखिए क्षरण, शैथिल्य हानि, आपको पता है कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र होगा और बार बार विचुंबकन, डिमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन बार बार होगा, जिसके कारण शैथिल्य हानि भी इसमें होती है, ध्यान में रखिएगा। और कंपनों के कारण भी इसमें हानि हो रही है, यानी वाइब्रेशन के कारण भी ट्रांसफार्मर में हानि होती है। तो बच्चे मेरी बात को याद रखिएगा कि क्या मैंने बताया है आपको, ध्यान में रखिए इसको, क्या मैंने बताया कि जब भी हम बात करते हैं, यहां देखिए जब भी हम बात करेंगे किसकी, कि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो कौन सा हानि होगा, तो ताम्र हानि होगी। कौन सी हानि होगी, ताम्र क्षति बढ़ेगी। तो सब प्रकार का हानि, भंवर धारा क्षति इसमें होता है, चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा, तो ये भी आपको पता है कि ये भी एक प्रकार की हानि होती है, ताम्र क्षति हानि भी होती है, सब तरह का हानि इसमें होगा। तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा है। ये देखिए हाइड्रोजन बंध विद्यमान है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो आपका वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान है ये आपकी सफलता के लिए मैंने बनाया है, जिसमें देखिएगा कि एकदम डिफरेंट वे में क्वेश्चन का ये कलेक्शन है जो
आम बुक से एकदम डिफरेंट है। ये आप हमको बताइएगा क्यों डिफरेंट है। डिफरेंट है भाई, ठीक है, अन्य बुक से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये आपको बताना है। चलिए तो ये देख लीजिए, मेरी बात को समझिए कि हाइड्रोजन बंध विद्यमान है किसमें, तो हाइड्रोजन बंध विद्यमान है किसमें, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ये देखिए, ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, इसका विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होता है बच्चे। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि फ्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण फ्लोरीन पर हल्का सा ऋणात्मक आवेश, और ठीक है, किसको खींच रहा है, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण आपको ठीक है फ्लोरीन पर हल्का सा ऋणात्मक और हाइड्रोजन पर हल्का सा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक बंधन का निर्माण होगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। जैसे नाइट्रोजन, जैसे आपको मैंने बताया फ्लोरीन, फिर क्या आया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इससे बने यौगिक क्या होंगे, आपको हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेंगे। ध्यान में रखिए बच्चे मेरे कि जितने भी जैविक अणु होते हैं, जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, जैसे आपको प्रोटीन, सभी में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। और जल जो है, जल में भी कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन। लेकिन आपको ये इसका आंसर तो ए नंबर हो गया, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि HCl में कौन सा बंधन होगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो सहसंयोजक बंधन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। बच्चे मेरी ध्यान में रखिए, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अम्लीय, क्योंकि सब तो अम्ल है, तो अम्लीयता की बात अगर करें तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, तो सबसे प्रबल अम्ल होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्यों भाई, क्योंकि इसके बीच जो बंधन होता है बहुत ताकतवर होता है, जिसके कारण इसका आयनीकरण आसानी से नहीं होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है निर्बल ठीक है अम्ल होगा, जबकि आपको उसमें सबसे प्रबल कौन होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, क्योंकि आयोडीन को तो रखा नहीं है हाइड्रोजन अपने पास में पकड़ करके, ठीक है, आयोडीन ने हाइड्रोजन को अच्छे तरीके से पकड़ के रखा नहीं है जितना फ्लोरीन ने रखा है, इसीलिए वो तुरंत आयनीकृत हो जाता है, और जो जल में जल्दी आयनीकृत हो जाएगा वह प्रबल अम्ल होता है, और सबसे जल्दी आयनीकृत हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, इसीलिए वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड निर्बल अम्ल होगा। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग हम लोग, याद रखिएगा, उपयोग हम लोग कांच को गलाने में भी करते हैं, कांच पर लिखने में भी करेंगे। कांच पर दो ही चीज से लिखा जा सकता है, एक तो ठीक है आपको डायमंड से, डायमंड नाइफ से लिख दीजिए, और दूसरा आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा है। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये देखिए दो प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को ठीक है क्या कह रहा है कि 22 ओम, 12 ओम 24 ओम, और इससे 22 ओम प्रतिरोधक और 24 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो वो 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा फ्लो करेगी, तो मैं बना देता हूं आपको फिगर। ये देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि दो प्रतिरोधक है, ये है आपको भाई, ठीक है, ये कितना ओम है, 12 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लीजिए ऐसे लेते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिर क्या हुआ आपका, यहां पर हो गया कितना ओम, 24 ओम, 24 ओम, चलिए कोई बात नहीं, 24 ओम ले लीजिए। अब ये इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके साथ कितना ओम है, तो 22 ओम जोड़ा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अब ये आ जाइए, इससे कितना वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपको ध्यान में रखिए 12 वोल्ट का। अब आपको पता है, क्या पता है भाई जी, ये दो बिंदु हो गया, ठीक है, ये दो बिंदु हो गया, यहां भी बिंदु है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, ये R3 मान लीजिए, और इसमें धारा आई जा रहा है। जैसे ही इसमें प्रवेश किया तो इसमें I1, ठीक है, इसमें तो धारा आई ही जाएगा, क्योंकि ठीक है आपको श्रेणीबद्ध क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन जैसे ही समानांतर क्रम होगा तो धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, I1 और I2। अब हम सबसे पहले आपको ये 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, अब हम सबसे पहले इसमें प्रतिरोध मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो भाई साहब ये देखिए, मैं कुल प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट मत कीजिए, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट कीजिए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, तो R3 प्लस क्या हो जाएगा,
R1 इंटू R2, इसको दोनों को पैरेलल को एक साथ कर लिया, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये कुल प्रतिरोध निकल गया। तो निकाल लेते हैं इसको, कितना हो गया? तो भाई साहब ये कितना है? 22 ओम है, 22 ओम। और ये देखिए ये कितना है भाई? तो R1 इंटू R2 तो 12 गुना 24, और ठीक है बटे क्या होगा आपको 12 प्लस 24। चलिए करके देख लेते हैं। ये 22 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 22 प्लस कितना हो जाएगा? तो 24 गुना 12 बटा 36 हो गया। तो 12 तिया 36 कर दीजिए, 3 8 24, यानी 8 ओम निकला इसका। और कुल प्रतिरोध कितना हो गया? यहां से 30 ओम हो गया। अब हम धारा निकाल लेते हैं बच्चे, यहीं पर कमाल है, यहां तो आसानी से आप निकाल लेते हैं, अब यहीं पर कमाल है, क्या करना है? अब देखिए आई निकाल लीजिए, आई बराबर भी बटे कितना? आर। तो ये निकल गया, आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई का वैल्यू निकालना है तो भी का मान दिया हुआ 12 वोल्ट, तो 12 बटे कितना? तो 30 निकाल लीजिए ना। तो 6 दूनी 12, 56 36, यानी 2 बटे 5 एम्पियर धारा निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या कह रहा है, किसमें? तो 24 ओम में। ध्यान दीजिए 24 ओम में निकालना है। यहां क्या निकाले हैं? I2। इसमें धारा क्या है? I2 है। बच्चे जिसमें निकालने के लिए बोले वो लिख दीजिए I2। देखिए क्या करते हैं, जिसमें निकालने के लिए बोले, ठीक है, उसके अलावा दूसरा प्रतिरोध लेंगे, यानी R1। देखिए R1 बटे कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालें, R1 प्लस R2 और इंटू क्या कर दीजिए? कुल धारा आई, कुल धारा आई। ध्यान दीजिएगा क्या किए हम, जिसमें निकालना है उसका प्रतिरोध नहीं लेंगे, दूसरे वाले का प्रतिरोध लेंगे। मान लीजिए कि 12 ओम का निकालना रहता तो 24 ओम लेते, और 24 ओम का निकालना होगा तो क्या लेंगे? 12 ओम का लेंगे, तो 12 ओम ले लिए। ठीक है भाई, तो अब देखिए प्रतिरोध कितना है? तो 12 बटे 24 प्लस 12 कितना? 36। और कुल धारा कितना है भाई? तो कुल धारा 2 बटा 5 एम्पियर, तो 2 बटा 5 कर लीजिए। ठीक है, 12 तिया 36, यानी 2 बटा क्या हो गया? 15 एम्पियर। तो देखिए कहां पर है 2 बटा 15? तो भाई साहब सी में है, आंसर मार देंगे सी। फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं कि क्या किया मैंने, कुल प्रतिरोध निकाल लिया, उसके बाद धारा निकाल लिया, फिर क्या किया मैंने कि जिसमें धारा निकालना है, जिसमें धारा निकालना है उसके दूसरे सामने वाले में का प्रतिरोध लीजिए ऊपर, बटे कुल प्रतिरोध R1 और R2, गुना क्या कर देंगे? कुल धारा कर लेंगे। इसी के तहत तो निकल गए। देखिए कितना आसान है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, सबसे पहले सर्किट बना लेंगे और उसके बाद धारा निकाल लेंगे। धारा निकालने के बाद जिसमें धारा निकालना है, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा है उसका प्रतिरोध लीजिए, बटे कुल प्रतिरोध R1 और R2 गुना क्या कर दीजिए? जो धारा आपने निकाला उसको गुना कर दीजिए। इसके आधार पर आपको धारा आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। यहां देखिए बच्चे, ये जो आपका पीपीटी है, तो ये जो आपका पीडीएफ है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर। आप लोग बारी बारी से उसको देखिए, आपके सफलता में पूरा कुनबा जो है हम लोग का, ठीक है, रुक्मिणी और प्लेटफॉर्म का कुनबा जो है वो आपकी सेवा में लगा हुआ है। और किसी भी हालत में एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी बिहार में एग्जाम है उसमें साइंस एक अच्छा, ठीक है, अच्छा स्कोर आप करके आए, इसके प्रति पूरा कुनवा जो है जागरूक रहा है, लगा हुआ है आपकी सेवा में। चलिए जरा इसको देख लेते हैं क्या है। तो वही बात मैंने यहां किया भी है, ठीक है, फ्रेश हो गया। ये देखिए R1 और R2 है, इसमें निकालना है, तो कुल प्रतिरोध मैंने निकाल लिया 30 ओम। अब क्या किया? धारा निकाल लिया, उसके बाद 24 ओम में धारा निकाल लिया, फटाक से निकल गया बच्चे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभिक्रिया H2O और HCl, यहां देखिए अभिक्रिया क्या है? H2 और HCl, ये बन गया H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये Cl माइनस बन गया। तो कह रहा जल का आचरण कैसा है? तो भाई यहां ये एसिड है, इसके साथ एसिड को इसमें हाइड्रोजन आयन दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये देखिए ये जो HCl है ये 2 भाग में टूट गया, H प्लस क्या Cl माइनस है, इस 2 भाग में टूट गया। तो ये क्या किया कि हाइड्रोजन आयन इसको दे दिया और ये हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो जो हाइड्रोजन आयन देगा वह अम्ल होगा, जो हाइड्रोजन आयन देगा वह क्या होगा? एसिड होगा। तो HCl एसिड, तो H2O क्या हो गया? आपको बेस की भांति वर्क करता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा इसमें कि H2O प्लस HCl, ये देखिए इसको लिख लेते हैं, H2O और प्लस क्या है? HCl है। तो भाई साहब ये 2 भाग में टूट गया, H प्लस और क्या Cl माइनस में। तो जैसे ही जल में दिया तो ये क्या होगा? आपको चला गया इसमें, ठीक है, H प्लस आयन इसमें चला गया, और ये इससे जुड़ करके क्या बना लिया? H3O प्लस आयन बना लिया।
ठीक है, आयन बना लिया, और ये देखिए Cl- मुक्त हो गया, तो ये हाइड्रोजन दिया, तो ये हो गया कौन, एसिड, HCl एसिड की भांति काम करा। तो दूसरा क्या होगा, बेस की भांति काम करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जोड़ रहा है अपने में, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को जोड़ रहा है अपने में। चलिए, तो ये बातें याद रखिएगा आपको कि H3O+ यहां पर भस्म जैसा काम करेगा। अब देखिए अम्ल क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, भस्म क्या होता है उसको देख लीजिए। या स्वाद में कड़वा, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा, एकदम याद रखिएगा, स्वाद में कड़वा। और यह, ठीक है, आपको याद रखिएगा कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, त्यागेगा भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और क्या करेगा कि यह जो है आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, यानी बेलन। और यह फिनोक्थिलीन को गुलाबी कर देगा, क्या कर देगा, गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, पीला कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, पीला करेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। याद रखिएगा कि सभी भस्म जो जल में घुलनशील होगा उसे हम क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और सभी क्षार भस्म नहीं है, लेकिन सभी भस्म क्या है जी, सभी क्षार क्या है, भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है, क्योंकि जो जल में घुलनशील होगा उसे ही हमने क्या कह दिया, ये देखिए जल में घुलनशील है, उसे ही हमने क्या कह दिया, क्षार कह दिया, ये भस्म है। तो मैंने क्या बताया आपको कि देखिए सभी क्षार भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। तो ये बच्चे एकदम याद रखिएगा कि जो H+ आयन देगा वो अम्ल, और जो ठीक OH- आयन देगा वो क्या होगा, आपको क्षारक होगा। तो यहां जल का आचरण कैसा है, तो उसकी तरह, और जल जो है वह एम्फोटेरिक व्यवहार करता है, याद रखिएगा। या क्या है, जल का pH मान 7 होता है, और यह उदासीन की भांति कार्य करता है, लेकिन एम्फोटेरिक नेचर यहां पर होता है। लवण किसको बोलते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चे, वही बात मैंने यहां बताया। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों मैंने लगा रखा है, दोनों वैज्ञानिक। तो प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है, तो इसका आंसर पहले देख लीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह कोलाइडी विलयन में पाया जाएगा। अब देखिए कोलाइडी विलयन, ये कोलाइड है, कोलाइड जैसे कोलाइड, बाबू क्या होगा, कोलाइड। सोल क्या है, कोलाइड है। रक्त क्या है, कोलाइड है। ठीक है, दूध क्या है, कोलाइड है। दूध पायस कोलाइड है। एरोसोल क्या है, कोलाइड है। तो एक कोलाइड ले लेते हैं, याद रखिएगा। रक्त मैंने सोल कोलाइड बताया, जो मैंने ये बताया वो याद रखना है कि धुआं क्या, एरोसोल कोलाइड है। दूध क्या, पायस कोलाइड है। रक्त क्या, सोल कोलाइड है। और ठीक है, आपको मक्खन पनीर जेल कोलाइड है। तो ये याद रखिएगा, कोलाइड हो गया। तो कोलाइड में जैसे ही हम प्रकाश लंबवत इस पर गिराएंगे तो कोलाइड के कण जो है, ठीक है, कोलाइड के कण लंबे लंबे काले पिन के समान दिखाई देगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का चारों तरफ फैल जाना क्या कहलाएगा, आपको प्रकीर्णन कहलाएगा। और इस प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और सिंपली जान लीजिए टिंडल प्रभाव क्या होगा कि जब किसी कोलाइड से हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो ठीक है, आपको क्या होगा, प्रकाश का पथ दिखने लगे कि जिधर से को वह गुजर रहा है कोलाइड से। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूलकणों या जलवाष्प की बूंदों द्वारा प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर गया, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, आपको प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग कहते हैं। और ध्यान में रखिए कि ये वैज्ञानिक जो है रेलिग साहब हैं, और रेलिग ने क्या कहा कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होगा। यानी जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम होगा। और यही कारण है कि सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। और ये भाई साहब देखिए सीबी रमन है, भारत में रमन साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक सीबी रमन। और ध्यान में रखिएगा इन्होंने भी प्रकीर्णन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि देखिए यदि जल बूंदों और ठीक है वर्षा बूंदों या क्या कहिए धूलकणों का आकार बड़ा होगा तो वो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का करेगा। यही कारण है कि आकाश का जो रंग है वो नीला, समुद्र का रंग जो है कैसा दिखेगा, नीला दिखता है भाई साहब। तो सीबी रमन ने भी आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए बहुत सारा कार्य किया था। और ठीक है, रेलिग ने जो नियम में लिखा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 1/λ⁴ होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए इन सब चीजों को, बहुत बहुत लाभदायक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जरा देख लीजिए विद्युत अपघट्ट।
क्या होता है विद्युत अपघटन? तो किसी भी पदार्थ से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वह पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाएगा तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो बच्चे एकदम याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब हम क्या करेंगे, किसी रासायनिक प्रक्रिया में विद्युत अपघटन या रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में यदि किसी प्लेट पर ठीक है दूसरे पदार्थ का प्लेटिंग कर देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो ध्यान में रखिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो वही बात यहां मैंने लिखा है कि कोलाइडल विलयन से प्रकाश की किरणों को गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए देखते हैं ए का विकर्ण संबंध क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे। क्या कह रहा है यहां देखिए, दो पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। आपके दिमाग में चल रहा होगा पीरियड क्या है, तो आवर्त सारणी में एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज आपको कॉलम होगा, ये देखिए ये है क्षैतिज, और दूसरा क्या होगा आपको ऊर्ध्वाधर होगा। तो ऊर्ध्वाधर को हम वर्ग कहते हैं, यानी इसको बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। और जो क्षैतिज होगा, क्षैतिज कॉलम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पीरियड बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 18 वर्ग, कितने वर्ग? 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, 7 आवर्त है, 18 वर्ग और 7 आवर्त है। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ग और 7 आवर्त होगा। और द्वितीय और तृतीय आवर्त, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व जो है आपस में डायगोनली उनके गुण समान होते हैं, यानी ये डायगोनल रिलेशनशिप स्थापित करता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि किस किस आवर्त के तत्व डायगोनली अपने रिलेशन को एक साथ रखेगा। तो याद रखिए कि ये जो है द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व कौन कौन? तो लिथियम अपना संबंध स्थापित रखता है किसके साथ? तो ठीक है, ये देखिए मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ। तो याद रखना है इसको, क्या रखना है कि ये देखिए लिथियम का किसके साथ होगा डायगोनल रिलेशन? तो ये होगा लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का किसके साथ? तो एल्युमिनियम के साथ, और ठीक है बोरोन का किसके साथ? तो सिलिकॉन के साथ। एकदम याद रखना है, कार्बन का फास्फोरस के साथ। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है। याद रखना है बच्चे क्या कि डायगोनल रिलेशनशिप किस किस पीरियड के तत्वों का होता है? तो द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों का होता है। तो यहां देखिए एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है भाई साहब, ये देखिए एल्युमिनियम तो बेरिलियम के साथ, किसके साथ? बेरिलियम के साथ। तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर होगा। लिथियम, याद रखिए लिथियम का किसके साथ? तो सोडियम के साथ। लिथियम का किसके साथ? लिथियम का किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। लिथियम मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम तो उसी वर्ग का तत्व, उसी आवर्त का तत्व है, ठीक है। लिथियम का किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। लिथियम का क्षार धातु दोनों है जी, लिथियम सोडियम दोनों क्षार धातु, इसीलिए लिथियम का किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बोरोन का एल्युमिनियम बता चुका हूं। बोरोन ये देखिए कार्बन का किसके साथ? तो फास्फोरस के साथ, फास्फोरस के साथ। एकदम बच्चे याद रखिएगा इसको। और सिलिकॉन का किसके साथ? तो सिलिकॉन बोरोन के साथ। तो याद रखना है इसको, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक है बच्चे। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए, ठीक है, देखिए पढ़ाई का कोई मोल नहीं है, याद रखिए। और जहां से भी विद्या मिले वो ग्रहण कर लीजिए और लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए, क्योंकि इस बार सफलता लेनी है, चाहे वो छीन के लेना पड़े या ठीक है दिन रात एक कर मेहनत करके लेना पड़े। मैं सफल होऊंगा, ये इस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए कि भाई किसी भी हालत में मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा और मुझे सफलता तो लेनी ही लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए भैया आगे बढ़िए, देखिए क्या है। तो यही बात मैंने यहां भी लिखा है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का, यहां देखिए 50 किलोग्राम भार का लड़का, एक लड़का कितना मीटर भाई? तो 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है। तो लड़के द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगी? तो पावर निकालना भाई जी, पावर बराबर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए ये 4 इक्वेशन आपको याद रखना है। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर ठीक है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, बार बार मैं बता रहा हूं, या mgh अपॉन टाइम, ठीक है, बराबर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। फिर देखिए और क्या, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 mv², ये वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। तो mv² - u² बटे क्या कर लीजिए? t कर लीजिए।
बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। V यहां पोटेंशियल है, V यहां क्या है, पोटेंशियल है, पावर बराबर फिर क्या आपको V स्क्वायर अपॉन R या I स्क्वायर R। तो ये देखिए ये सारे इक्वेशन आपको एकदम रट लेनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे भी बहुत सारे। तो आपको ग्रुप डी में तो आना तय है जी, आएगा ही आएगा। यहां देखिए तो ले लीजिए mgh अपॉन टी कर लीजिए। अब देखिए mgh अपॉन टी, भाई साहब 50 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है, और ये क्या है आपको जी का वैल्यू 10 दे दिया मैंने और 6 मीटर है, बटे टी का वैल्यू देखिए 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड कर लीजिए ना। 50 गुना 10 गुना 6 बटे 7 और ये क्या हुआ, कट गया, यानी 50 वाट। कितना वाट, 50 वाट। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 50 वाट होगा। अब मेरी बात समझिएगा कि शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। शक्ति का मतलब जूल पर सेकेंड, इसी को वॉट बोलते हैं। और शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं। एक हॉर्स पावर 746 वॉट होगा और एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर 735.49 वॉट होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बहुत बहुत लाभदायक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यही किया मैंने। अब देखिए ये क्या है भाई, एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो भाई साहब ये लैंग्वेज कौन सा है, तो SQL है। तो यानी SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। और इसी लैंग्वेज के द्वारा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा आपको हम क्या करेंगे कि डाटा प्राप्त करते हैं एक डाटाबेस से, यानी DBMS से, DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। हमने क्या किया कि एक प्रोसेस लगाया जिसको हम SQL कहते हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के आधार पर हमने क्या किया कि वहां से हमने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया भाई, तो हमने डाटा प्राप्त कर लिया। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डाटा प्राप्त करने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उस लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। पहला जो जनरेशन में लैंग्वेज यूज हुआ था, पहले जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज होता वो मशीन लैंग्वेज। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज वैक्यूम ट्यूब से, यहां पर सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, और फोर्थ में एप्लीकेशन लैंग्वेजेस, और फिफ्थ में एआई टेक्निक या इंटरफेरेंस लैंग्वेज, और न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होगा सिक्स्थ जनरेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, तीसरे में प्रोसीजर लैंग्वेज, चौथे में एप्लीकेशन लैंग्वेज, पांचवें में एआई टेक्निक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स का प्रयोग होगा, और इंटरफेरेंस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, इन्फरेंस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, और छठे जनरेशन में न्यूरल नेटवर्क्स का प्रयोग होगा। तो पहला मशीन, दूसरा असेंबली, तीसरा प्रोसीजरल, चौथा एप्लीकेशन, पांचवा एआई, छठा न्यूरल। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ और पूछेगा, ठीक है। DBMS से कौन सा, ठीक है, आपको लैंग्वेज का प्रयोग करके हम निकालते हैं डाटा, तो स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग करके। बच्चा एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो इसको मैंने बता दिया ऑलरेडी। यहां एक चीज और देखना है, क्या देखना है कि यह लैंग्वेज डोनाल्ड डी चैम्बरलिन ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का विकास जो है वह डोनाल्ड डी, ठीक है, चैम्बरलिन ने किया था। तो याद रखना है इसको बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक ज्ञात तरंग का RMS का मान निम्नलिखित के बराबर होगा। अब ये ज्ञात तरंग है। अब ज्ञात तरंग किसको कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो बच्चे ज्ञात तरंग यानी साइन वेव, और ये RMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। और जब भी IRMS की बात करेंगे तो IRMS बराबर होता है I0 बाय रूट टू। और यहां I0 क्या है, तो I0 जो है विद्युत धारा का शिखर मान है। कौन सा मान है, विद्युत धारा का शिखर मान, यानी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा का शिखर मान है ये। और क्या हो जाएगा शिखर मान, तो ध्यान दीजिए, बटा रूट टू। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि IRMS बराबर I0 बाय रूट टू, और इससे निकल के आ जाएगा 0.707 I0, यानी अधिकतम मान कितना होगा,
आपको बी नंबर होगा। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। क्या है कि ज्यादा तरंग यानी एसी करंट की बात हम लोग कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। और देखिए जब कोई धारा, विद्युत धारा आपको चल रहा है, महत्तम पोजीशन पर पहुंचा, तो इसका मान क्या हो गया आई नॉट। और ये देखिए पुनः ये न्यूनतम बिंदु पर आया, इसका मान क्या हो गया शून्य हो गया। और फिर चला तो ऋणात्मक यहां पर मैक्सिमम होगा, और फिर क्या होगा यहां पर आने के बाद इसका शून्य हो जाएगा। यदि कोई, ठीक है, आपको धारा अपना परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलता रहता है, तो ऐसे विद्युत धारा को हम एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, एसी करंट, इसमें विद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलता रहता है। परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलता रहता है, याद रखिएगा, दिशा निरंतर बदलता रहेगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब भी एसी करंट की हम बात करते हैं, ध्यान में रखिए कि एक पूर्ण चक्र में इसका मान, औसत मान क्या होगा शून्य हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा और, हम इसको एलिब्रेट कर रहे हैं। यहां देखिए कि एसी करंट जब भी चर्चा करेंगे कि एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए, तो एसी करंट को हम किस में बदल रहे हैं, डीसी में बदल रहे हैं। तो क्या होगा, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एसी को जब भी डीसी में बदलना होगा रेक्टिफायर या डायोड का प्रयोग करेंगे, और डीसी को जब भी एसी में बदलेंगे तो इन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलता रहता है, ऐसी धारा जो एक पूर्ण चक्र में जिसका मान जो है शून्य होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए वही बात मैंने यहां किया, एक ज्या तरंग का आरएमएस मान 0.707 अधिकतम मान के बराबर होता है, करके भी मैंने बताया है। यहां देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेप्सिस संग्रहित करती है। तो भाई साहब ये क्या करेगा कि आपको उत्तेजक रसायन भी संग्रहित करेगा, चालक रसायन यानी स्टिमुलेंट केमिकल संग्रहित करेगा, चालक मतलब कंडक्शन केमिकल संग्रहित करेगा, अवरोधक मतलब क्या हुआ रोकने वाला केमिकल संग्रहित करेगा। तो उपरोक्त सभी। अब ये सिनेप्सिस होता क्या है, यहां देखिए दो एक्सियन को, तो दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला, यानी न्यूरॉन में क्या होता है कि ये जो, ठीक है, आपको क्या होगा, ये जो हेयर्स होते हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। और न्यूरॉन शरीर के सबसे बड़े, याद रखिएगा, न्यूरॉन जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो याद रखिएगा ये होता है न्यूरॉन। कौन होगा, न्यूरॉन होगा। और ये न्यूरॉन देखिए ये जो टेल पार्ट होता है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन में जो टेल पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। और यहां देखिए कि क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको डेंड्राइट कहते हैं। और न्यूरॉन जो है एक दूसरे न्यूरॉन से देखिए ये जो चिपक रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, यहीं पर क्या होगा सिनेप्सिस होगा। और जितना भी शरीर के अंदर क्या होता है इंफॉर्मेशन होता है उसको संग्रहित करके एक जगह लाने का प्रयास करता है ये सिनेप्सिस। और ये क्या करता है, कहीं भी आपके शरीर में किसी प्रकार का स्टिमुलेंट हो रहा है, यानी किसी प्रकार की गतिविधियां हो रही है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा इसको कि ये जो है, ठीक है, इसका बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो डेंड्राइट्स कहते हैं। ये देखिए आपस में चिपक गया है, तो जो चिपकेगा, जो चिपक रहा है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस या सिनेप्सिस कहा जाता है। और यह तीनों प्रकार के रसायन का संग्रहण करेगा, स्टिमुलेंट, ठीक है, कंडक्शन और रेसिस्टर्स यानी अवरोधक रसायन का संग्रहण करेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। अब देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होगा, दिमाग है। और ये दिमाग जो है, याद रखिएगा बच्चे, इसकी जो इकाई होती है वह क्या होगा, ब्रेन की जो इकाई होगी उसको ही न्यूरॉन कहते हैं। अब जब दो न्यूरॉन आपस में क्या करेगा कि ओवरलैपिंग करेगा, तो सिनेप्सिस के द्वारा ओवरलैपिंग करता है। तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये देखिए कि सिनेप्सिस उत्तेजक रसायन, अवरोधक रसायन और चालक रसायन सभी को संग्रहित करता है। दो तंत्रिका कोशिका इसी के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास
का कारण बनती है। जरा देख लीजिए मेरी बात को, क्या है यहां पर, ये एक बच्चा मैंने लगाया है, इसके शरीर का जो त्वचा है, त्वचा का सारा मेलेनिन उड़ गया है। मेलेनिन ये क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इसी को हम एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म। यानी त्वचा का, तो क्या त्वचा का अगर क्या होगा, सारा मेलेनिन उड़ जाएगा, तो ऐसे बच्चे जो है आपको क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, आपको संक्रमित हो जाते हैं। किससे, तो एल्बिनिज्म से। याद रखिएगा कि ये भी आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग है, आनुवंशिक रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्बिनिज्म होगा, यानी वर्णकहीनता। इसमें त्वचा का, याद रखिए, त्वचा का जो पिगमेंट होता है, त्वचा का पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, तो भाई साहब मेलेनिन, ये क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके ये पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और ये आनुवंशिक रोग है, हेरेडिटरी डिजीज है। कौन सा रोग है, तो आनुवंशिक रोग है। ध्यान में रखिएगा कौन सा रोग होगा, तो ये आनुवंशिक डिजीज है। अब देखिए यहीं पर एक और है, सिकल सेल एनीमिया। भाई साहब इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है उसका आकार हंसिए के समान हो जाता है, सिकल के समान हो जाता है, जिसके कारण यह हेमोग्लोबिन को चिपका नहीं सकता है। और यह भी आपको याद रखिएगा, यह भी जो है आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग है, आनुवंशिक रोग है। तो एकदम याद रखना आपको कि हमारा जो एल्बिनिज्म है वो भी आपका आनुवंशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया ये भी आनुवंशिक रोग है, और हेमोफीलिया ये भी क्या होगा, आपको आनुवंशिक रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल और हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होती है, तो ये भी आपको क्या है, आनुवंशिक रोग है। तो ये सब सारे रोग आपको एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एल्बिनिज्म बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, याद रखिएगा। और ये देखिए त्वचा पिगमेंट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसमें त्वचा से मेलानिन अनुपस्थित हो जाता है। इलेक्ट्रोनूरिया, यहां देखिए इलेक्ट्रोनूरिया जो है ये उपापचयी अम्ल जो है उसकी कमी हो जाएगी आपके शरीर में। और मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पहले ही बता दिया है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइबोसोम को कहते हैं, भाई साहब राइबोसोम बहुत अच्छा प्रश्न है। राइबोसोम जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। जरा देखिए राइबोसोम जो है आपका कहां पाया जाता है, तो राइबोसोम हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, आरईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। एकदम याद रखिएगा कि राइबोसोम जो है वह क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। और इसमें देखिए ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम से ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी के ऊपर आपको छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं जिसमें जितने भी आपका क्या है, जितने भी अम्ल है वो सारे अम्ल अवेलेबल होते हैं। और यही क्या करता है, आपको यही कार्य करता है किसका, तो याद रखिएगा कि यह का आपको ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। यहां देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम्स पाया जाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ये देखिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बिंदु है। ऑक्सीसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइक्रोसोम्स ईआर में पाए जाते हैं। माइक्रोसोम्स भी कहां पाए जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेसर तत्व होते हैं तो ये रेडियो आइसोटोप होंगे। कौन से होंगे, रेडियो आइसोटोप्स। देखिए रेडियो ट्रेसर्स या ट्रेसर्स एलिमेंट, रेडियो ट्रेसर्स याद रखिएगा किसको कहेंगे, रेडियो ट्रेसर्स। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि वह, ठीक है, वह रेडियो सक्रिय पदार्थ, वह रेडियो सक्रिय पदार्थ जो, ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो क्या करेगा कि आपको बीमारी के इलाज में सहायक होता है। वह रेडियो सक्रिय पदार्थ जो बीमारियों के इलाज में सहायक होता है, बीमारियों का इलाज करने में सहायक होगा, बीमारियों का इलाज
करने में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो ट्रेसेस कहते हैं। यानी दोस्त, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच यूज टू रिमूव आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस इज नोन एज, क्या कहेंगे, रेडियो ट्रेसेस कहेंगे। और आपको ध्यान में रखिए कि रेडियो ट्रेसेस में कौन कौन आएगा। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडियो ट्रेसेस है वो कोबाल्ट 60 है, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग करते हैं आपको कैंसर के इलाज में, ब्लड कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में करेंगे। फिर देखिए आपको सोडियम 24, इसका प्रयोग करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी अगर कुछ भी है, तंत्र में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो भाई साहब प्रयोग करेंगे सोडियम 24 का। और एक और ले लीजिए आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने में या इलाज में, ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं या इलाज में करते हैं, पता लगाने या इलाज में करेंगे। किसका प्रयोग, लगाने में या इलाज में करते हैं, तो इलाज में करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो आर्सेनिक 74 का करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन 131 का प्रयोग ग्वाटर रोग के इलाज में करेंगे, ग्वाटर रोग के इलाज में करेंगे। किसका, तो आयोडीन 131 का। तो यहां से देखिए मैंने क्या आपको बताया कि देखिए रेडियो ट्रेसेस जो है वह एलिमेंट है जिसका उपयोग कर बीमारियों की इलाज किए जाते हैं। इसमें रेडियोथेरेपी का किया जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे कि रेडियोथेरेपी की प्रक्रिया में क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन मशीन के द्वारा हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो डिजीज कंटेनिंग टिश्यूज होता है उस पर अटैक करते हैं और वो रिमूव आउट हो जाएगा। डिफरेंट कैंसर्स या डिफरेंट बीमारियां क्या होगी, रिमूव आउट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का, उसके बाद आर्सेनिक 74 का, उसके बाद याद रखिएगा हम लोग यूज करेंगे आर्सेनिक 74 का ट्यूमर के इलाज में, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज में करेंगे, आयोडीन 131 का प्रयोग करेंगे ग्वाटर रोग के इलाज में, और सोडियम 24 का करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसका पता लगाने में करते हैं। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए विटामिन क्या होता है, आपको पता होगा कि विटामिन जो है शरीर के विभिन्न गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन की खोज की थी किसने, तो फंक ने। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए डी ई और के, वसा में घुलनशील ए डी ई और के। तो ध्यान में रखिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां देख लेते हैं बच्चे क्या है, ट्रेसेस तत्व रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और मैंने बताया भी। चलिए क्वांटासोम पाए जाते हैं, तो ये क्वांटासोम कहां पाया जाता है, तो भाई साहब ये क्वांटासोम जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा कहां पर, थैलाकॉइड की सतह पर। कहां पर पाया जाता है, तो थैलाकॉइड के सतह पर पाया जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये थैलाकॉइड कहां पर है, तो थैलाकॉइड जो है ठीक है उसी में आपको क्वांटासोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्वांटासोम पाया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होगा। चलिए ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब बच्चे मेरी बात समझिएगा कि ये देखिए मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बनाया है यहां पर को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीसोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीसोम्स पाया जाएगा। जबकि क्वांटासोम किसमें पाया जाएगा, तो क्वांटासोम जो है वो पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट में। और जरा मेरी बात को समझिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। और ये देखिए दो तरह का रिएक्शन होगा, एक होता है डार्क रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट रिएक्शन। पहला लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगा, किसमें होगा, ग्रेना में। याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो लाइट रिएक्शन होता है वह कहां होगा, तो ग्रेना में होगा। और डार्क रिएक्शन कहां होगा, तो वह स्ट्रोमा में होगा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, और ये देखिए ग्रेनम या ग्रेना, इसमें क्या होगा, तो ग्रेनम या ग्रेना, उसमें क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रेनम या ग्रेना में क्या होगा, तो लाइट रिएक्शन होगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही दो ऐसे प्लास्टिड्स
और प्लास्टिड्स बोलिए या क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट बोलिए, प्लास्टिड्स से ही आपको क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस से बाहर डीएनए इसी दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इसको ऑटोसोम ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। तो बच्चे एकदम याद रखिएगा, दो जगह पर आपको न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहां पाए जाएंगे, तो दो ही जगह पाए जाते हैं, पहला प्लास्टिड, दूसरा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, थैलाकॉइड की सतह पर, ठीक है, क्वांटासोम पाया जाता है थैलाकॉइड की सतह पर, जिसमें ग्रेना पाया जाएगा। और इसी ग्रेना में क्या होगा, तो आपको क्या होता है, इसी ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट के रिएक्शन होंगे, पहला लाइट रिएक्शन ग्रेना में और दूसरा डार्क रिएक्शन, ये क्या होगा, स्ट्रोमा में होगा। बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे क्या है हमारा, क्वांटासोम थैलाकॉइड की सतह पर पाया जाता है, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 450 केजी है तथा आयतन 250 मीटर क्यूब है। पिंड का आयतन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए कहने के लिए कि ये देखिए आयतन बोल रहा है, यहां पर घनत्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो पिंड का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाले। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि आपको गड़बड़ करने के लिए। अब देखिए क्या होगा, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है, क्या होता है कि डेंसिटी बराबर क्या होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम कर लेते हैं। भाई साहब ये देखिए मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो घनत्व कहा जाता है। अब देखिए द्रव्यमान हो गया 450 बटे घनत्व हो गया 250, काट दीजिए, क्या बचा, तो 9/5 बच गया, 9/5 बच गया। और ये क्या हो गया 1.8, ठीक है 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। और ये देखिए अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तब क्या होगा भाई, तो ये हो गया 1.8 जो है ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब बच्चे हमको इसमें को बदलना है, किसमें, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आपको पता है कि ऊपर केजी है, तो ऊपर केजी है तो उसको ग्राम में बदल लीजिए, 10⁻³ या आपको 1000 हो गया। अब नीचे देखिए मीटर क्यूब है, तो नीचे मीटर क्यूब है तो 10⁻⁻², ठीक है, आपको क्या हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा का होल क्यूब हो जाएगा। तो 1.8 गुना क्या हो गया 1000 बटे 10⁻, ये देखिए 1000 गुना 1000। तो भाई साहब इसको काट दीजिए, पहले इसको काट दीजिए, कितना आया, तो 1.8 बटे हो गया 1000। अब देखिए क्या करें, पॉइंट उड़ाइए, ठीक है, पॉइंट उड़ाइए, 1 बटे क्या हो जाएगा आपको 100 और हो जाएगा। तो इसको ऊपर लेके चलिए, तो 1.8, ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1.8, तो ये आ जाएगा 0.018, 0.018 आ जाएगा, या 0.018, 0.0018, 0.0018। क्या इसमें है कोई आंसर, नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। एकदम याद रखिएगा, क्या कर रहा हूं मैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और दोनों का यूनिट मैंने चेंज कर दिया। मास कितना है 450 है, गुना 10⁻³ है, और सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो इसके आधार पर मैंने डिस्कस कर लिया आपको और बना दिया, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर अगर एग्जैक्ट पूछते तो 0.0018 होता और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। अब मेरी बात को समझिएगा, किसी वस्तु के घनत्व को मापने के लिए, किसी वस्तु के घनत्व को मापने के लिए, अब देखिए जल की अपेक्षा हाइड्रोमीटर, जल की अपेक्षा हाइड्रोमीटर, अगर किसी वस्तु का घनत्व सीधे मेजर करना होगा तो हम यूज करेंगे पिकोनोमीटर का। किसका यूज करेंगे, पिकोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो वही बात मैंने यहां भी डिस्कस की है। तो यहां देखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.00, ठीक है 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, यहां देखिए NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया। जब भी ये टूटेगा तो ये बनाएगा N2O,
N2O, अब प्लस बना लिया क्या, H2O, N2O प्लस क्या बनाएगा, H2O का निर्माण करेगा। एकदम देखिएगा, N2O प्लस क्या बनाएगा, H2O का निर्माण करेगा। N2O क्या है भाई, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। और H2O क्या हो गया, तो ये जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और याद रखिएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये टूट करके बनाया N2O प्लस क्या बनाया, H2O का निर्माण किया। और मैंने क्या बताया कि ये जो N2O है इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो लाफिंग गैस में। किसमें करेंगे, लाफिंग गैस में करेंगे। और ये देखिए, ये एनेस्थेसिया यानी निश्चेतक में प्रयोग किया जाता है। एनेस्थेसिया में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए इसको, एनेस्थेसिया यानी निश्चेतक में इसका उपयोग किया जाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये 2H2O ले लीजिए, तो N2O प्लस तो H2O। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट किसमें टूटेगा, तो अमोनियम नाइट्रेट टूटेगा किसमें, तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल में टूटेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है यह उर्वरक में यूज होता है, उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिए इसको, किसमें प्रयोग करेंगे, तो उर्वरक में, फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। कौन, तो आपको ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही बात मैंने यहां भी की है। कैंसर जनक कारक कौन कौन होते हैं, तो भाई साहब कैंसर जनक यानी जो फैक्टर्स जो कैंसर उत्पन्न करेगा, फैक्टर्स जो क्या उत्पन्न करेगा, कैंसर उत्पन्न करता है, उसे हम कैंसर उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो करता है उसे हम कैंसर जनक कारक कहते हैं, उसे कार्सिनोजेनिक कहते हैं, कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। याद रखिएगा, कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। और कार्सिनोजेनिक कारक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक्सरे। कौन हो गया, एक्सरे। फिर क्या हो गया, यूवी रेज। कौन सा रेज, यूवी रेज। और फिर क्या हो गया, निकोटीन। क्या हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। और निकोटीन और डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स, ठीक है, ये देखिए डिफरेंट केमिकल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो सक्रिय किरण हो गया। और याद रखिए कि मैंने क्या क्या बताया कि वह कारक जो कैंसर उत्पन्न करेगा उसे हम कार्सिनोजेनिक फैक्टर कहते हैं, कारक कहते हैं। और इसमें सबसे पहले मैंने बताया रेडियो सक्रिय किरण, दूसरा बताया एक्स किरण, तीसरा बताया कौन सा, परावैंगनी किरण, चौथा बताया निकोटीन। और बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज अगर आपका शरीर कर लेता है तो उससे भी आपको क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन, कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या कहलाता है, उत्पन्न करने वाला जीन कहलाएगा, आपको करने वाले जीन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो ओन्कोजीन। क्या कहलाएगा, ओन्कोजीन कहलाता है। और ठीक है, कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, ये देखिए ध्यान में रखिएगा, स्टडी ऑफ कैंसर ये क्या कहलाएगा, तो स्टडी ऑफ कैंसर कहलाएगा ओन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, ओन्कोलॉजी कहलाता है। तो बच्चे क्या, स्टडी ऑफ कैंसर, ओन्कोलॉजी, और कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन, ओन्कोजीन। और कैंसर बहुत प्रकार का होता है, जो कि मैंने बार बार आपको ठीक पिछले क्लासेस में जो डिस्कशन हुआ उसमें मैंने बहुत सारे बार आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, तंबाकू में जो पाया जाता है ठीक है रसायन, उसको निकोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं, निकोटीन कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद देखिए ठीक है, कैंसर जनक कारक सब कुछ बता दिया है मैंने ऑलरेडी। चलिए, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन होगा, तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड होगा K2O। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां देखिए ठीक है, यहां देखिए जैसे जैसे हम लोग किधर से ठीक है, लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे पीरियड में, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, किसमें बढ़ेंगे, तो पीरियड में, आवर्त में, पीरियड में, इसको बोलते हैं आवर्त में। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, बेसिसिटी क्या होगा, घटेगा, बेसिसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। फिर देखिए मध्य में आने के बाद ये बन जाएगा एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। मध्य में आने के बाद क्या बनेगा, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी बनेगा, उभयधर्मी ये बनता है। जैसे आपको पता होगा उभयधर्मी कौन कौन हो गया, उभयधर्मी जैसे ले लीजिए Al2O3, PbO और ZnO, ये सब क्या हुआ, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी अम्लीय और क्षारीय
दोनों की भांति व्यवहार करता है। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिटी हो गया, एसिडिक हो गया, क्या हो गया एसिडिक। इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो भाई साहब यहां देख लीजिए, हम लोग बात करें पोटेशियम, फिर देखिए बोरोन, फिर देखिए सल्फर, फिर देखिए नाइट्रोजन। ये क्या हुआ, ये पहला वर्ग। फिर ये क्या हो गया बोरोन यानी 13वां वर्ग, ठीक है। फिर देखिए ये क्या हो गया, तो सल्फर 16वां वर्ग। और ये देखिए नाइट्रोजन कौन सा, तो 15वां वर्ग। तो भाई साहब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होगा, आपको बेसिसिटी का मान घटता जाएगा। तो सबसे अधिक बेसिक इसमें कौन सा होगा, तो K2 होगा। याद रखिएगा कि अम्ल के बोलते हैं धातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होगा, यह हो जाएगा अम्लीय होगा कि क्षारीय, क्षारीय होगा। और अधातु के ऑक्साइड कौन सा, धातु के ऑक्साइड ये होता अम्लीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। एकदम याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए, और मैंने आपको बताया कि 3 ठो आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ठीक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो है उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन होते हैं बच्चे। क्या होगा, उदासीन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है उदासीन, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न तो अम्ल न तो क्षारक न उभयधर्मी, किसी के तरफ व्यवहार नहीं करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन कौन होगा, तो एल्यूमिना Al2O3, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, आपको उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो एकदम याद रखना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देख लेते हैं, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O बता दिया है मैंने। अब देखना है यहां पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक तापमान में योगदान प्रदान करता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो जरा देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ कि ये देखिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल में अगर जलवाष्प एक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, ये सब गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो पूरी पृथ्वी पर क्या होगा कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित दीर्घ विकिरणों को यह क्या करेगा, पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इसके द्वारा पृथ्वी का औसत तापमान जो है वह 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस वर्तमान सदी में हो गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। और देखिए गैसें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसें, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या गैस जो है, ठीक है, यह ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, आपका प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। कौन कौन सा गैस, तो इसको एकदम याद रखिए बच्चे। पहला गैस हो गया जलवाष्प, क्या हो गया, जलवाष्प। दूसरा हो गया कौन सा, तो ये हो गया CO2। तीसरा हो गया मीथेन CH4। चौथा हो गया ठीक है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। पांचवा हो गया, याद रखिएगा, पांचवा हो गया CFC और या HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और देखिए ठीक है, तो ये सारे जो है आपके अंत में आ जाएगा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सभी जो है आपको कौन सी गैसें हैं, तो हमारा वो आपको ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाले गैसेस हैं। तो जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और HFC, यानी सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो वैश्विक तापन में जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एवं HFC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोटोकॉल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टेशियन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बच्चे, तो ध्यान में रखिए कि यह जो है आपको कार्टेशियन प्रोटोकॉल यह संबंधित है जैव सुरक्षा से। और यह भी ध्यान में रखना है कि यह संधि 2003 में हुआ। कब हुआ, 2003 में। तो मैं एकदम लिख देता हूं कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, तो ये जैव सुरक्षा से,
प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, यानी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने से सुरक्षित है। और यह कब हुआ? तो 2003 में, सुरक्षा से संबंधित। और मैं जितना भी प्रोटोकॉल आपको बार बार बता रहा हूं वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2003 में हुआ था। और ध्यान में रखिएगा, ओजोन क्षरण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। और 1989 में हुआ था, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है ये। और ये देखिए जलवायु परिवर्तन यानी क्योटो प्रोटोकॉल। कौन है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि यहीं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल है ये, क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो अब एक तरफ से बात कीजिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। 1989 में यह लागू हुआ था कब? 1987 में। लागू कब हुआ? 1989 में लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन से संबंधित ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1900 याद रखिए 97 में हुआ। और लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। लागू कब हुआ? आपको 2005 में लागू हुआ। तो ये सब बातें एकदम याद रखनी है आपको, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो जब भी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें एक ठीक है, आपको क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, एक उत्तल लेंस होता है। किसमें? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में। और याद रखना है कि जब भी एक उत्तल लेंस होगा तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसे कौन सा ग्लास बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग जो है निकट दृष्टि दोष में बोलते, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग करते हैं। घड़ी साज ठीक है मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेगा, फॉरेंसिक जांच में मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग होगा, तो बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग होता है। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। क्या कहेंगे इसे? तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। किसको? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को। और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d/f होता है, जहां d क्या है? तो भाई जी जहां d जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम कहते हैं किसको? तो न्यूनतम दूरी कहते हैं किसको? तो डी को। यानी आपका 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी होती है मिनिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस d/fe या f हो जाएगा। और सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो मात्र एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है। चलिए देखते हैं, सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? भाई साहब अभी तुरंत मैंने बताया कि पावर ऑफ लेंस ठीक है, नेत्र लेंस क्या होगा? मिनिमम 25 सेंटीमीटर होगा। तो 1/, क्या कर लीजिए? 25, तो 100/25 कर लीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ मैंने क्या बताया कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होनी चाहिए। और समंजस के लिए क्या होगा? तो 100/25 हो गया, इसको काट दीजिए, यानी +4d हो जाएगा, +4d हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। अब मेरी बात को समझिएगा आप लोग, सामान्य आंख की बात जब भी करेंगे तो सामान्य आंख में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। सामान्य आंख का सबसे वायु भाग जो होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के तुरंत बाद जो होता है उसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। नेत्र का रंग इसी पर निर्भर करेगा। नेत्र का दान, नेत्रदान में किसका प्रयोग होगा? तो कॉर्निया का प्रयोग होगा। और ध्यान में रखिएगा कि इसी के मध्य भाग को हम कहते हैं पिपुल। क्या कहते हैं? पिपुल कहते हैं। और यह भी ध्यान में रखना है कि पिपुल ही क्या करेगा? आपको तेज प्रकाश में सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा, जिससे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण होता है। और ये देखिए, ये रेटिना है, इस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बच्चे याद रखिए, यहां से क्या क्या याद रखना है कि नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, पहली बात। दूसरी बात क्या कि नेत्र के सबसे वायु भाग को हम कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो उसी तरह से मैंने इसको भी डील किया है। ओआर गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? देखिए ओआर गेट, कौन सा गेट है ये? ओआर गेट है। तो याद रखिए कि जब भी लॉजिक गेट के विषय में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान में रखिए बच्चे कि हमको क्या कह रहा है कि लॉजिक गेट, कौन सा गेट है? तो लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक ठीक है परिपथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक
परिपथ में प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अगर हम बाइनरी नंबर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो गेट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर का प्रयोग करके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का गेट बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, तो याद रखिए इसे हम कहते हैं, कौन सा गेट कहेंगे, तो इसे हम गेट कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। अब जरा मेरी बात समझिए, तो आपको जनरली 3 प्रकार का गेट याद रखिएगा, 1 2 3। यहां देखिए सबसे पहला जो गेट होता है वो एंड गेट होता है, ए एंड बी एंड, ठीक है। एंड मतलब क्या हुआ कि y बराबर a इंटू बी, वाई बराबर a इंटू बी, यानी ठीक है, अगर आप y बराबर a इंटू बी, अगर आप क्या करें, ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहां 1 और यहां 0 देंगे, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1 इंटू 1 आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 0 1, तो आउटपुट क्या होगा 0। तो ये बातें याद रखनी है आपको। और अगर हम और गेट की बात करें, और गेट की बात करें तो ये क्या होगा, y बराबर a प्लस बी, यानी अब देखिए ट्रुथ टेबल की बात अगर करेंगे हम तो 1 प्लस ठीक है 0 देंगे, तो ये क्या निकलेगा, आपको इनपुट 1 निकलेगा। कहने का क्या अर्थ है कि और गेट जो है a प्लस बी बराबर 1, और गेट जो है a प्लस बी बराबर 1 और a इंटू बी बराबर y, ये क्या हो जाएगा, आपको याद रखिए एंड गेट होगा। क्या होगा, एंड गेट होगा। तो आंसर हो गया ये, लिखिए देखिए a ठीक है बार लिखा हुआ है, तो a बार, तो a ठीक है नॉट a हो गया, यानी सी नंबर क्या होगा, आपको नॉट गेट होगा। कौन सा गेट होगा, तो नॉट गेट होगा। तो आपका जो गेट होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर गेट को, नैंड और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। कौन सा गेट बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो ये बार बार आपको ध्यान में रखना है कि बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करके जब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो गेट कहा जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1 फैराड बराबर होता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए बच्चे क्या होता है कि 1 फैराड 96,500 कूलम के बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था कि यदि 96,500 कूलम आवेश किसी विद्युत अपघट्ट से प्रवाहित की जाए और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या उत्पन्न हो, इक्विवेलेंट वेट उत्पन्न हो आपको पदार्थ कहां पर, कैथोड पर प्राप्त हो, तो इसे क्या कहा जाता है, 1 फैराड कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार पदार्थ, तुल्यांकी भार पदार्थ कहां पर एकत्रित हो रहा है, भार पदार्थ, ठीक है, आपको कैथोड पर प्राप्त हो, ठीक है, कैथोड पर प्राप्त हो, ठीक है। तो जितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे फैराड कहा जाता है। जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे फैराड कहते हैं, प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। याद रखिएगा, फैराड कहते हैं। और 1 फैराड बराबर कितना होगा, तो भाई साहब 1 फैराड बराबर होगा 96,500 कूलम आवेश होगा। याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए ये देखिए 1 फैराड में 96,500 कूलम होता है, ये सार्वत्रिक नियतांक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यदि 1 ग्राम तुल्यांकी पदार्थ कैथोड पर मुक्त होता है तो आवेश का मान 1 फैराड होता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है, मैं बार बार आपको बच्चे बता रहा हूं कि आपको जो हम लोग रेगुलर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो बच्चे बस एक ही गुजारिश है आपसे, इसको जितना से ज्यादा शेयर करना हो शेयर कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों सबके साथ मिल करके इस किताब का सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि लगातार जो एग्जाम हो रही है उसमें इस बुक से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। और ये बुक जो है एक मानक पुस्तक है और हम लोग आपकी सेवा में निरंतर लगे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।